of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia. आज हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में और बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में जो अगस्त 2024 में हम हुई थी। शेख हसीना जो 15 साल से वहां की पीएम है, वहां के लोगों ने और सेना ने उनको बाहर निकाल दिया था उन्हीं के देश से, और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वह दिल्ली पहुंची यहाँ की 5 अगस्त 2024 को। देश छोड़ने से पहले शेख हसीना ने सेना के आगे 3 मांगे रखी थी, तो सेना ने उनकी इन 3 मांगों को खारिज कर दिया था। पहले जो मांग ये थी कि वह अपना भाषण प्रसारित करना चाहती थी रेडियो पर और टीवी पर, जो कि सेना ने बिल्कुल मना कर दिया। दूसरी थी कि वह चाहती थी कि उनकी जो नई सरकार बन रही है वहां बांग्लादेश के अंदर, तो उनकी भूमिका उस सरकार के अंदर रखी जाए, लेकिन सेना ने ये इनकार कर दिया था। वो 30 बैग्स जो ला रही थी बांग्लादेश से इंडिया लाने के लिए, वो 30 बैग्स तक वहां की सेना ने चेक करे और उनको सिर्फ प्लेन दिया, और वो जो बैग्स थे वही ला, सिर्फ इतना कहा, आप चुपचाप बांग्लादेश छोड़ के चले जाइए और आपको जाने के लिए रास्ता देते हैं, और प्लेन दे दिया और उनको जाने के लिए कह दिया। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया, तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ अली उसी टाइम अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। तब उनके प्लेन में 4 गाड़ियां कुल थी और 1400 करोड़ के सोना और कैश रखा गया था। और यही डर बांग्लादेश की सेना को भी था कि शेख हसीना वहां से ये सामान अपने साथ इंडिया ना ले आए। बांग्लादेश की सेना ने इस तख्तापलट के बाद सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने की छूट दे दी और प्रधानमंत्री निवास के दरवाजे भी खोल दिए। जैसे कि आपने वीडियोस में भी देखा होगा, जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, न्यूज में भी आई थी, किस तरह वहां के लोगों ने चोरी और लूटपाट शुरू कर दी थी। सामान के लूट कर अपने साथ ले जा रहे थे। ऐसा सेम हम श्रीलंका और अफगानिस्तान में देख चुके हैं। जब जब सत्ता बदलती है और जनता सड़कों पर निकलती है, तब यही होता है। और जब जनता विरोध करती है, जो चुनाव में जीती हुई सीट भी धरी की धरी रह जाती है, जैसे कि हमें यहां देखने को मिला बांग्लादेश में। बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया। यह बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शेख हसीना का विरोध करने के लिए उनके दिवंगत पिता का अपमान करना सही था, जिनके कारण पूर्वी पाकिस्तान से यह देश बांग्लादेश बना था। वहां की जनता न्यू रीसेट बटन दबा रही है और एक नई शुरुआत के लिए। शेख हसीना वर्ष 2009 से यहीं की 15 साल से बांग्लादेश की पीएम रही है। इसी साल में जनवरी में शेख हसीना ने प्रचंड बहुमत से इलेक्शन जीते कर अपनी सरकार बनाई थी। 5वीं बार पीएम बनी थी वो। शेख हसीना की अवामी लीग ने 300 में से 222 सीटें जीती थी। ये बहुत ज्यादा बहुमत थी जिनसे वो जीतकर सरकार सत्ता में आई। सेना के जनरल प्रमुख ने वकार उर रहमान ने यह ऐलान किया है, 18 सदस्यों की इंटरिम सरकार बनाएंगे और अब से सेना ही सरकार चलाएगी वहां पे बांग्लादेश के अंदर। शेख हसीना के कार्यकर्ता और कार्यकाल में बांग्लादेश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी थी। हालांकि बांग्लादेश ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया था और लोगों की ईयरली इनकम में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी। बेरोजगारी दर सिर्फ 3% था वहां पर, बहुत ही कम है। इसके बावजूद लोगों ने विरोध किया। अर्थव्यवस्था कितनी भी बढ़ती रही, लेकिन आम जनता के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता तब तक इन नंबर से इंप्रेस नहीं होती। बांग्लादेश में 91% मुस्लिम है। बांग्लादेश जब बना था तब हिंदू सिर्फ 23% थे, बहुत कम थी रेशो, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कम हो गई है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस विरोध में। 300 से ज्यादा ये तब के आंकड़े हैं अगस्त 2024 के उस टाइम, लेकिन अब तक तो बहुतों की हो चुकी होगी। पिछले 2 महीने से दंगों की आग में जल रहा है बांग्लादेश।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जो था उस मुताबिक जो बांग्लादेश था वो 63 नंबर पे था और जो इंडिया जो था 116 स्थान में पे था। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स था वो कितना अप था इंडिया से भी ज्यादा। जब अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन में तालिबान के सारे लोग घुस गए थे, तोड़फोड़ और लूट करी थी वहां के लोगों ने जब तालिबान घुसे थे। अमेरिका की संसद में जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तब वहां भी लोग घुस गए थे। ऐसे ही हमें श्रीलंका में देखने को मिला था। राष्ट्रपति भवन के अंदर वहां तो लोगों ने घुसकर लूटपाट भी करी थी, बहुत ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने वहां पर। सबसे स्थायी जो लोकतांत्रिक देश जो है जहां पर स्टेबल डेमोक्रेसी होती है उसको हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं। बांग्लादेश के 53 वर्षों के इतिहास में यह छठी बार तख्ता पलट करके किसी सरकार को बर्खास्त किया गया है। पहला तख्ता पलट वर्ष 1975 में हुआ था। मुजीबुर रहमान उस टाइम राष्ट्रपति थे जिसने देश के निर्माण किया था। इस देश ने उस नेता को 4 साल के अंदर उखाड़कर फेंक दिया। उनकी जो स्टैच्यूज थे उनको ध्वस्त कर दिया गया बहुत बुरी तरह। 15 अगस्त 1975 की रात को सेना के लोगों ने मुजीबुर रहमान के घर वालों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसमें उनके 10 वर्ष के छोटे बेटे भी थे। इस हमले में उनकी बड़ी बेटी शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना किसी तरह से बच गई थी, क्योंकि वहां ये मौजूद नहीं थी, इस कारण वह बच गई थी। जर्मनी में थी ये दोनों और जर्मनी से दिल्ली आ गई थी जब ये सारा चीज हुई। और आज जब तख्ता पलट हुआ उन्होंने सबसे पहले दिल्ली आने का फैसला किया। इस तख्ता पलट का सबसे बुरा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। এই বাংলাদেশ আজকের এই সিচুয়েশন इस तख्ता पलट का सबसे बुरा प्रभाव भारत पर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जन्नत इस्लाम इस चीज पर बात बन सकती है कि वह दोनों इंटरिम सरकार बनाएं। सेना प्रमुख ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से और जो हमारी जन्नत इस्लाम से उन्होंने बातचीत कर चुकी है और यह वो दोनों पार्टीज हैं जो भारत के बहुत बड़े दुश्मन हैं। पाकिस्तान के समर्थन मिला हुआ है इनको बहुत ज्यादा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खलीदा जिया, जिन्हें शेख हसीना ने हाउस अरेस्ट किया हुआ था, ये पीएम बनती हैं तो भारत के लिए काफी ज्यादा बुरा है। शेख हसीना भारत की बहुत अच्छी दोस्त थी। शेख हसीना भारत की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त थी। जन्नत इस्लाम एक कट्टरपंथी संगठन है जिसे पाकिस्तान और आईएसआई से मदद मिलती है और शेख हसीना ने इसको प्रतिबंधित किया हुआ था। आइए बात करते हैं बांग्लादेश आरक्षण के बारे में। वर्ष 1971 युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। वॉर हीरोज के परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सरकार नौकरी दे रही थी, जिनमें से 30% का आरक्षण उनको मिलता था। यह कानून वहां बना दिया गया था बांग्लादेश में। यहाँ शेख हसीना के परिवार ने कानून बनाया था। ये कानून जो था उन्होंने बनाया था और यह पूरा आरक्षण उनकी पार्टी के लोगों को मिलता था, उनके करीबी लोगों को मिलता था, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। पिछड़े लोगों को, महिलाओं को 10% मिलता था, अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% मिलता था। शेख हसीना की सरकार ने 2018 में इस आरक्षण को खत्म कर दिया था, लेकिन इसी साल ढाका हाईकोर्ट फैसले के बाद यह आरक्षण फिर से चालू हो गया। यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्यों आरक्षण के नाम पर इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश के करोड़ों लोग फिर से नाराज हो गए और सड़कों पर उतर गए और उनके कहना था कि ये रिजर्वेशन फ्रॉड है।
हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिजर्वेशन देना गलत है। 1971 का जो युद्ध था अवामी लीग ने लड़ा था। पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण देना, रिजर्वेशन देना ये बहुत ज्यादा गलत था उनके वहां के लोगों के हिसाब से। शेख हसीना की पार्टी थी, इसलिए उन पर यह लोग बहुत ज्यादा लोगों ने आरोप लगाया था कि वह अपने पार्टी के लोगों का फर्जी सर्टिफिकेट जो बनाकर वह उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रही है, उनको सरकारी नौकरियां दे रही हैं। और बांग्लादेश के काबिल युवा जो थे, जिनके पास मेरिट थी, उनके साथ धोखा हो रहा है। ढाका हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई और जहां आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म कर दी थी पहले। उसके बाद भी ये आंदोलन नहीं रुका और ये बहुत ज्यादा बढ़ता गया था ये आंदोलन। शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं थी। आयरलैंड से भी इन छात्रों को बहुत ज्यादा मदद मिली, यूरोपियन कंट्री से भी मिली, अमेरिका से मिली, पाकिस्तान से मिली, कहा जाता है ISI से भी मिली इन छात्रों को। अब क्या था, जब शेख हसीना ने मदद मांगी फ्रांस और ब्रिटेन से तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने राजनीतिक शरण देने से इनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जहां पे आप इस टाइम मौजूद हैं, आप उसी देश से मदद मांगे। तब तक वह दिल्ली आ चुकी थी। अब बात करते हैं हिंदुओं की जो बांग्लादेश में मौजूद थे। हिंदू परिवारों, हिंदू मंदिरों पर बहुत ज्यादा हमले हुए थे। बांग्लादेश में 158 कॉलेज हैं, टोटल 44 लाख स्टूडेंट पढ़ता है और 20 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था और 55% जो छात्र थे वे शामिल नहीं थे। हिंदू के ऊपर 100 से ज्यादा हमले हो चुके थे। अब तक कितने हो गए होंगे। वहां की 1.3 करोड़ 1.3 करोड़ जो हिंदू पॉपुलेशन है वो खतरे में आ गई थी और है अभी भी। अब जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो 2200 किलोमीटर का वो टोटल डिस्टेंस शेयर करती हैं और 5 स्टेट्स जो हैं जो इंडिया के वो बांग्लादेश से टच होते हैं। ये जानते हैं भारत को क्या क्या नुकसान हुआ जब ये तख्ता पलट हुआ। भारत और बांग्लादेश एक बहुत ज्यादा भरोसेमंद दोस्त थे दोनों एक दूसरे के। 2019 से 2024 तक शेख हसीना और PM मोदी 10 बार मिल चुके थे। 2024 में तो 3 बार मिल चुके थे। और जबकि शेख हसीना ने जुलाई में चाइना के बजाय इंडिया को $1 बिलियन का रिवर प्रोजेक्ट दिया था, जिससे चाइना बहुत ज्यादा नाराज भी हो गया था। भारत और बांग्लादेश के राज्यों में 2200 किलोमीटर के बॉर्डर लगता है। वहां टेररिस्ट एलिमेंट भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। हमने वीडियोस में भी देखा था, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ये देखा था कि वहां के लोगों ने इतनी ज्यादा लूटपाट मचा दी थी। लोगों ने मछली, मुर्गी, अंडे और शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स तक नहीं छोड़े थे। शेख हसीना के छोड़ते ही हिंदुओं के ऊपर हमले हुए थे। हिंदुओं पर तो 100 से ज्यादा हमले हुए थे। कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए थे। 1.3 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो डेंजर में है वहां पे। आप ये सोच सकते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जो रिवर प्रोजेक्ट के कारण चाइना नाराज हो गया था, तो इसमें कह सकते हैं कि चाइना भी हेल्प कर रहा हो सकता है वहां के छात्रों की इस आरक्षण को उठाने में। अमेरिका भी बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वे अपने समुद्री सीमा पर वहां पे उनका बेस बना देंगे, आर्मी बेस। तो इसलिए भी उन्होंने, बांग्लादेश ने मना कर दिया था अमेरिका को ये करने से। तो अमेरिका भी उनसे नाराज था। जब इलेक्शन हुए शेख हसीना के, तो अमेरिका ने सवाल उठाए थे उनके इलेक्शन के फेयरनेस पर। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या ये आरक्षण करना सही था या विरोध करना सही था इस तरह? और हिंदुओं पर इतने हमले हो रहे हैं, इतना उनके साथ गलत हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उनको सेव करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सोचिए और बताइए।